स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड एक प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर जो होता है वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन कहलाएगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया पहली बार ऑब्जर्व देखा किसने, तो उन साइंटिस्ट का नाम था कॉलिकर। कॉलिकर ने पहली बार ऑब्जर्व किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया किसने? बेंड, है ना, बेंड ने दिया था, है ना। किसी किसी बुक में बेंडा भी लिखा रहता है, तो आप याद रखिएगा बेंड या बेंडा। ये इस व्यक्ति ने, इन महोदय ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था, ठीक है। और पहली बार ऑब्जर्व किया था कॉलिकर ने। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमें मालूम चलेगा कि ये पहली बात ये जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। और ये एक छड़ जैसा आकार का होता है, रॉड शेप का होता है, छड़ आकार का होता है। और ये मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, बट इसमें एक मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। इसमें आपके दो मेम्ब्रेन हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लांट एनिमल दोनों में होगा, रॉड शेप का होगा और मेम्ब्रेन से घिरा होगा, डबल मेम्ब्रेन से बना होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे बाहर का जो मेम्ब्रेन हुआ, आउटर मेम्ब्रेन, वो चिकना होता है और छिद्रदार होता है, उसमें छोटे छोटे होल होते हैं। और बाहर वाले मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड यानी कि एक लिक्विड पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। जबकि इनर वाला जो अंदर का जो मेम्ब्रेन है, अंदर का जो मेम्ब्रेन है, तो अंदर वाले मेम्ब्रेन में आप देखेंगे कि फिंगर जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बने रहते हैं। फिंगर जैसा स्ट्रक्चर, उंगली का स्ट्रक्चर जो है उसमें बहुत सारा बना रहता है, बहुत सारा। तो ये फिंगर जैसा जो प्रोजेक्शन होता है, उंगली जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है अंदर के मेम्ब्रेन में से, उसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टी। क्या काम है क्रिस्टी का? व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिस्टी? क्रिस्टी का काम यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रहे हैं, उन सारी एक्टिविटी सही ढंग से हो, है ना। इसलिए क्रिस्टी क्या करता है कि एक बड़ा सा, है ना, यहाँ मैं ऐड कर दे रहा हूँ लार्जर सरफेस एरिया क्रिस्टी प्रोवाइड कराएगा, ताकि एक्टिविटीज़ जो हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के जो एक्टिविटी हैं वो अच्छे से प्रॉपरली हो जाए। इसलिए क्रिस्टी का काम होता है। क्रिस्टी का काम होता है कि लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कराना, ताकि जो एक्टिविटीज़ है ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रॉपरली ढंग से आपका कंप्लीट हो जाए। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होगा? तो मैंने पहले ही बता दिया, प्लांट और एनिमल के साइटोप्लाज्म में ये पाया जाएगा। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और कुछ विशेष चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, ठीक है ना। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है जिसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम होता है, खुद का राइबोसोम होता है, ये खुद का राइबोसोम रखता है। और आपको पता है कि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन प्रोड्यूस करना। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। और अपना डीएनए होने के कारण, अपना राइबोसोम होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को एक नया नाम दिया गया है, जिसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील्स। इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील्स, बिकॉज अपना डीएनए, अपना राइबोसोम होता है, तो इसीलिए इसको बोल सकते हैं कि पूरी तरह से तो ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट तो नहीं है, खुद पर निर्भर तो नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि इसको और भी चीज़ें चाहिए, और जो इसके पास अपना है नहीं। अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, यानी कि कहीं न कहीं माइटोकॉन्ड्रिया जो है काफ़ी हद तक खुद पर निर्भर है ना। पूरी तरह से नहीं है, खुद पर निर्भर लेकिन है, इसलिए इसको कहा गया है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील।
तो स्टूडेंट आइए हम लोग इसका फंक्शन देख लेते हैं फटाफट, ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया का पहला फंक्शन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है कि रेस्पिरेशन होता है, श्वसन की क्रिया होती है। समझ गए ना, माइटोकॉन्ड्रिया में ही रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस आती हैं। रेस्पिरेशन का आप ऐसे समझ सकते हैं कि सांस का अंदर ऑक्सीजन अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद वो फूड से मिलेगा और फूड को तोड़कर एनर्जी बनाएगा और फिर जाके कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलेगा। ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर से समझिए, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेंगे, वो फूड से, डाइजेस्टेड फूड से, पचा हुआ खाना से जाकर रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद बनाएगा एनर्जी, और एनर्जी बनाने के बाद फिर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। कौन सा रेस्पिरेशंस? एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसे कह सकते हैं। कौन सा रेस्पिरेशन यहाँ होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जिसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत वाली रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उसके बाद एनर्जी बनती है, और एनर्जी किस रूप में बनती है? एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनती है। ठीक है, अब एटीपी क्या है भाई? एटीपी होता है ए से अडीनोसाइन, ए से हो गया अडीनोसाइन, टी से हो गया ट्राई, पी से हो गया फॉस्फेट। तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनती है, और ये एनर्जी सेल के पास जाती है, और सेल उससे बहुत सारे अपने फंक्शन को करता है। आपको याद रखिएगा कि एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी। एटीपी को क्या बोलते हैं? एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। सेल का ये एनर्जी करेंसी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि कैसे होता है रेस्पिरेशन, वो समझिए। मैं शॉर्ट में यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि ग्लूकोज, जिसका फार्मूला C6H12 और O6, ये टूटकर बनता है पायरुविक एसिड, जिसका फार्मूला होता है C3H4O3, और ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब ये इसमें टूट गया। हम लोग बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे रेस्पिरेशन होता है उसकी बात करें तो ग्लूकोज टूट के बनता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बोलिए चाहे केवल पायरुवेट कहिए, बात एक ही है। अब ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल चाहिए पायरुविक एसिड को रिएक्ट करने के लिए? 6 मॉलिक्यूल, और ये 6 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, और ये पायरुविक एसिड और ये ऑक्सीजन आपस में कहाँ मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटेगा, और पायरुविक एसिड जो है आपका ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया अभी एंजाइम बनाता है, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम कहते हैं। अब ये पायरुविक एसिड और ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बनता है वाटर, और बनती है एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी। तो कितनी एनर्जी बनती है एटीपी का? 38 बनती है। 38 एटीपी एनर्जी बनती है। अगर 38 एटीपी एनर्जी को हम लोग किलो जूल में कन्वर्ट करें, केजी मतलब किलो जूल, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग आपको 2880 किलो जूल एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम बनाता है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में कैल्शियम को कंट्रोल करता है, ना बढ़ने देता है ना घटने देता है। ठीक है ना, तो जब सेल में ज़्यादा हो जाता है तो कैल्शियम को, तो ये अपने पास